नमस्कार दोस्तों, संस्कार महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था थ्योरी ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। उससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था एसिड बेस स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। तो उसका ही उससे आगे है एसिड बेस स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। स्ट्रेंथ बेस, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। तो उसमें हमारे पास ये निकल के आया था, लास्ट इक्वेशन आई थी के बराबर के एन और के। फिर इसको हमने किसकी फॉर्म में किया था? लॉग फॉर्म में चेंज किया था। किसमें चेंज किया था? लॉग के बराबर लॉग के ए प्लस लॉग के एस। ये भी मेरे पास एसिड बेस स्ट्रेंथ के लिए लास्ट इक्वेशन है। समझ रहे हैं आप लोग? मैंने रिएक्शन वन के लिए के ए का मान निकाला, रिएक्शन 2 के लिए के एस का मान निकाला। उसको कहा था रिएक्शन 1 को समीकरण 1, उसके मान को कहा था साम्यस्थिरांक को समीकरण 2। ऐसे ही रिएक्शन 2 के लिए मैंने कहा था समीकरण 3 और उसके लिए 4। दोनों का निष्कर्ष ये आया था के बराबर के ए डॉट के एस। तो मैंने उसको लॉग फॉर्म में लिखा था, लॉग के बराबर लॉग के ए प्लस लॉग के एस। ओके, अब देखिए आगे क्या होता है। आगे मैंने इससे क्या निकाले, कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष। मैं क्या पढ़ रहा हूं? एसिड बेस स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हिंदी में बोलते हैं इसको कठोर व मृदु अम्ल क्षारों की सामर्थ्य। कैसे निकालते हैं देखना है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है? यदि के का मान इकाई से कम है तो यदि के का मान इकाई से कम है तो बी को क्या कहेंगे? कठोर क्षार कहेंगे। यदि के का मान इकाई से कम है तो बी को क्या कहेंगे? कठोर क्षार। और यदि के का मान इकाई से अधिक है तो बी को क्या कहेंगे? मृदु क्षार।
अपन पढ़ रहे हैं कठोर व मृदु क्षारों, कठोर व मृदु अम्ल क्षारों की सामर्थ्य। मैं कह रहा हूं यदि K का मान इकाई से कम है तो B को क्या कहेंगे, कठोर क्षार कहेंगे। यदि K का मान इकाई से अधिक है तो B को क्या कहेंगे, मृदु क्षार। क्या कहेंगे लाला, मृदु क्षार। यदि K का मान इकाई से कम है तो B को क्या कहेंगे, कठोर क्षार कहेंगे। K का मान इकाई से अधिक है तो B को क्या कहेंगे, मृदु क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, मृदु क्षार। ये निकल के आया था पहला निष्कर्ष मेरे पास कि यदि K का मान इकाई से कम है तो B को क्या कहेंगे, कठोर क्षार, और यदि K का मान इकाई से अधिक होगा तो B को क्या मानेंगे हम, मृदु क्षार। पियर्सन एसएएसपी कंसेप्ट में आप पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से कठोर अम्लों का वर्गीकरण करते हैं, किस तरीके से कठोर क्षारों को करते हैं, किस तरीके से मृदु अम्लों का करते हैं, कौन कौन से होते हैं, हमने टेबल बनवाई है आपको, और कौन कौन से मृदु क्षार होते हैं। ये बात हमने पियर्सन क्लासिफिकेशन एसएएसपी कंसेप्ट में हमने आपको करा दिया। तो अम्ल क्षार की सामर्थ्यों से पहला निष्कर्ष मेरे पास यही निकल के आता है कि यदि K का मान इकाई से कम है तो B को क्या कहेंगे, कठोर क्षार कहेंगे। यदि K का मान इकाई से अधिक है तो B को क्या कहेंगे, मृदु क्षार। ओके, ये हो गया। यदि K का मान इकाई से कम है तो B को क्या कहेंगे, कठोर क्षार कहेंगे। K का मान इकाई से अधिक है तो B को क्या कहेंगे, मृदु क्षार कहेंगे। ओके, अब चलेंगे आगे दूसरे निष्कर्ष की ओर। देखिए समीकरण 4 क्या थी मेरे पास, CH बराबर CH3HgB। ये थी समीकरण 4 मेरे पास। अपन जानते हैं सामर्थ्य के मान को कैसे लिखते हैं, K बराबर P अपॉन R। कैसे लिखते हैं, K बराबर P अपॉन R, इस तरीके से लिखते हैं। ये थी मेरे पास समीकरण 4। समीकरण 4 से, समीकरण 4 में Ks का मान, समीकरण 4 में Ks का मान CH3Hg व B से CH3HgB के समीकरण 4 में Ks का मान जो होता है CH3Hg व B से CH3HgB के निर्माण स्थिरांक को दर्शाता है। समीकरण 4 में Ks का मान CH3Hg व B से CH3HgB के
निर्माण स्थिरांक को दर्शाता है। इस बात को दर्शाएगा कौन कि समीकरण 4 में Kh का मान जो है, सामने को कैसे लिखते हैं, K बराबर P अपॉन R, K बराबर P अपॉन R, सामने स्थिरांक को लिखते हैं उत्पाद बटे अभिकारक। अब आगे देखना, इससे मिलकर किसका निर्माण हुआ है, इसका रिएक्शन ऐसे हुई होगी CH3Hg प्लस V मिलके क्या बनाया होगा CH3HgV, ये क्या हो गया अभिकारक और ये क्या हो गया उत्पाद। तो हमने उसको सामने के रूप में लिखा, तो किस तरीके से लिखा, उत्पाद बटे अभिकारक। तो समीकरण 4 में Kh का मान इस बात को बताता है कि CH3Hg व V से किसका निर्माण हुआ है, CH3HgV का। इस बात को दर्शाता है समीकरण 4 में Kh का मान। समीकरण 3 से Ka का मान समीकरण 3 से Ka का मान संयुग्मी अम्ल के संयुग्मी अम्ल BH प्लस, संयुग्मी अम्ल कौन सा होगा, संयुग्मी अम्ल के वियोजन स्थिरांक को दर्शाता है। समीकरण 4 में Kh का मान ये बताता है कि इनसे मिलकर इसका निर्माण कैसे होता है। ये बात किसके ऊपर डिपेंड करती है, Kh के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, Kh के ऊपर। और समीकरण 3 से Ka का मान जो होता है, समीकरण 3 से Ka का मान संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल क्या बनता है BH प्लस, संयुग्मी अम्ल के वियोजन स्थिरांक को दर्शाता है। समीकरण 4 में Kh का मान तो इसके बनने के स्थिरांक को, निर्माण स्थिरांक को दर्शाता है, और समीकरण 3 से Ka के मान क्या दर्शाते हैं कि संयुग्मी अम्ल का वियोजन स्थिरांक क्या है। इस बात को कौन बताता है, समीकरण 3। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जब रिएक्शन पढ़ी थी तो उसमें इक्वेशन 3 पढ़ी हुई आपने। अगला स्टेटमेंट, Ka के मान यह निर्धारित करते हैं कि Ka के मान यह निर्धारित करते हैं कि B कठोर क्षार होगा या मृदु। Ka के मान क्या बात बताते हैं, Ka के मान यह निर्धारित करते हैं कि B एक कठोर क्षार होगा या मृदु क्षार। B कठोर क्षार होगा या मृदु क्षार, ये बात किसके ऊपर निर्भर करती है, Ka के मान के ऊपर। किसके ऊपर निर्भर करती है लाला, Ka के मान के ऊपर, सामने स्थिरांक Ka के मान के ऊपर। Ka के मान के लिए Ka के मान जो है यह निर्धारित करते हैं कि B कठोर क्षार होगा या मृदु क्षार। इस बात को कौन बताता है, सामने स्थिरांक Ka का मान। उसके लिए छोटी सी कंडीशन है, केस फर्स्ट, यदि pKa का मान ज्यादा है किससे, log Kh से। pKa का मान ज्यादा है किससे, log Kh से। तो B को हम क्या कहेंगे, कठोर क्षार। क्या कहेंगे B को, कठोर क्षार। कंडीशन सेकंड, यदि pKa का मान कम है किससे, log Kh से।
तो बी को हम क्या कहेंगे, मृदु क्षार। पढ़ा होगा पिछली क्लासों में pKa pKb के मान। pKa का मान जब ज्यादा होता है log Kh से तो b को क्या मानेंगे, कठोर क्षार, और pKa का मान कम होता है log Kh से तो b को क्या मानेंगे, मृदु क्षार। ये निष्कर्ष था मेरे पास। दूसरा निष्कर्ष, कठोर व मृदु अम्ल क्षारों की सामर्थ्य का दूसरा निष्कर्ष था मेरे पास। अम्ल क्षार सामर्थ्य, कठोरता, मृदुता की सामर्थ्य जो होती है उसका दूसरा निष्कर्ष क्या था, समीकरण क्षार। समीकरण क्षार ये थी मेरे पास, एक बार और देख लें। समीकरण क्षार में KH का मान यह बताता है कि CH3Hg व B से किसका निर्माण होता है, CH3HgB का निर्माण स्थिरांक को दर्शाता है। KH जो होते हैं कि इससे मिलकर इसका निर्माण हो रहा है, इस बात को कौन दर्शाएगा, KH बताएगा। समीकरण 3 से Ka का मान, समीकरण 3 से Ka का मान संयुग्मी अम्ल BH+ के वियोजन स्थिरांक को दर्शाता है। समीकरण 3 से Ka का मान क्या दर्शाएगा, समीकरण 3 से Ka का मान संयुग्मी अम्ल के वियोजन स्थिरांक को दर्शाता है। Ka के मान यह निर्धारित करते हैं कि B कठोर क्षार होगा या मृदु क्षार। Ka के मान यह दर्शाते हैं, Ka का मान क्या बताता है, Ka का मान यह निर्धारित करता है कि B कठोर क्षार होगा या मृदु क्षार। हमें नहीं पता कौन सा मृदु होगा कौन सा कठोर होगा, इस बात को कौन बताएगा, Ka के मान। तो Ka के मान यह निर्धारित करेंगे कि B एक कठोर क्षारक होगा या मृदु क्षार। इस बात को कौन बताएगा, Ka। कैसे पता लगेगा, पता ऐसे लगेगा, यदि pKa का मान log Kh से ज्यादा है, यदि pKa का मान log Kh से क्या है, ज्यादा है, pKa का मान log Kh से ज्यादा है तो B को क्या मानेंगे, कठोर क्षार। यदि pKa का मान कम है log Kh से तो B को क्या मानेंगे, मृदु क्षार। ओके, ये था मेरे पास दूसरा निष्कर्ष, अम्ल क्षार, कठोर अम्ल व मृदु क्षारों की सामर्थ्य का विवरण। ओके, इसमें Ka के मान यह बात निर्धारित करेंगे कि B कठोर होगा या मृदु। किसके मान निर्धारित करते हैं, Ka के ऊपर ये बात डिपेंड करती है कि B कठोर क्षार होगा या मृदु क्षार। कंडीशन है इसके लिए, यदि pKa का मान log Kh से ज्यादा है तो B को क्या मानेंगे हम, कठोर क्षार, और pKa का मान कम है log Kh से तो B को क्या मानेंगे, मृदु क्षार। लास्ट निष्कर्ष तीसरे नंबर तक, समीकरण 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि, समीकरण 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि B एक कठोर क्षार है। समीकरण 2 से क्या निष्कर्ष निकलता है, समीकरण 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि B एक कैसा क्षार है, कठोर क्षार है। अगर B एक कठोर क्षार होगा
तो अभिक्रिया बाएं हाथ की ओर चलेगी। बाएं हाथ की ओर चलेगी मतलब कहने का मतलब कहां पे चलेगी? अग्र दिशा में। कहां पे चलेगी? अग्र दिशा में। तो समीकरण 2 जो है, समीकरण 2 में क्या आता है? के का मान, किसका मान होता है? के का मान। के के मान ही हमने उसमें पढ़ा था दूसरे स्टेटमेंट में। के का मान ही यह निर्धारित करता है कि बी को क्या मानेंगे, कठोर क्षार या मृदु क्षार। ओके, तो समीकरण 2 से यही निष्कर्ष निकल के आता है कि बी एक कैसा क्षार है? कठोर क्षार है। और बी एक कठोर क्षार होगा तो अभिक्रिया कहां चलेगी? बाएं हाथ की ओर चलेगी। कंडीशन जस्ट मैंने उल्टी कर दी। यदि बी एक क्या है? मृदु क्षार। यदि बी क्या हो? मृदु क्षार हो, तो अभिक्रिया दाएं हाथ की ओर चलेगी। तो अभिक्रिया कहां पे चलेगी? दाएं हाथ के ओर चलेगी। तो समीकरण 2 से यही निष्कर्ष निकलता है कि बी क्या होता है? एक कठोर क्षार। जितनी भी ये रिएक्शन पढ़ी हमने, इनमें इस बात की पुष्टि होती है। समीकरण 2 यह बताता है कि बी इन अभिक्रियाओं के अंदर क्या है? कठोर क्षार। और कठोर क्षार होगा तो अभिक्रिया कहां पे चलेगी? बाएं हाथ की ओर चलेगी। यदि किसी रिएक्शन में ऐसा हो जाए कि बी क्या हो? एक मृदु क्षार हो, तो अभिक्रिया कहां चलेगी? दाएं हाथ की ओर चलेगी। तो अभिक्रिया कहां चलेगी? दाएं हाथ की ओर चलेगी। कहां पे चलेगी लाला? अगर बी एक मृदु क्षार है तो अभिक्रिया दाएं हाथ की ओर चलेगी। ओके, समीकरण 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि बी एक कैसा क्षार है? कठोर क्षार। समीकरण 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि बी एक कैसा क्षार है? कठोर क्षार। तो अभिक्रिया कहां चलेगी? बाएं हाथ की ओर चलेगी। और बी एक मृदु क्षार है तो अभिक्रिया कहां चलेगी? दाएं हाथ की ओर चलेगी। समीकरण 2 से ये निकलते आता है अम्ल, कठोर व मृदु अम्ल क्षारों की सामर्थ्य के लिए कि समीकरण 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि बी क्या रहेगा? एक कठोर क्षार। और कठोर क्षार होगा तो अभिक्रिया बाएं हाथ की ओर चलेगी। और बी एक मृदु क्षार है तो अभिक्रिया कहां चलेगी? दाएं हाथ की ओर चलेगी। ओके, समीकरण 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि बी क्या होगा? एक कठोर क्षारक होगा। और कठोर क्षारक होगा तो उसकी अभिक्रिया फर्स्ट जो है, अभिक्रिया फर्स्ट कहां चलेगी? दाएं हाथ की ओर। और यदि बी एक मृदु क्षारक है तो अभिक्रिया फर्स्ट कहां चलेगी? दाएं हाथ की ओर। ये डिपेंड करता है बी के ऊपर। अगर कठोर क्षार के रूप में हुआ तो अभिक्रिया फर्स्ट जो है, पहली अभिक्रिया जो है कहां चलेगी? दाएं हाथ की ओर। कहने का मतलब लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट चलेगी तो कौन सी दिशा हो गई? अग्र दिशा। और बाएं हाथ की ओर चलती है तो पश्चिम दिशा। इसमें एक छोटी सी बात है, मैथिल मरकरी सूत्र होता है CH3H।
मैथिल मरकरी सेकंड आयन को संदर्भ के रूप में प्रयुक्त करते हैं। क्यों? ये जो बना है मैथिल मरकरी CH3Hg +2, ये जो बनता है मैथिल मरकरी सेकंड आयन को संदर्भ के रूप में प्रयुक्त करते हैं। क्यों? इसका कारण है क्यों करते हैं, क्योंकि पहला कारण है यह प्रारूपी अम्ल होता है। यह कैसा होता है? प्रारूपी मृदु अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मृदु अम्ल। यह प्रारूपी मृदु अम्ल होता है। दूसरा, यह प्रोटॉन की भांति एकल संयोजी होता है। यह प्रोटॉन की भांति क्या होता है? एकल संयोजी। जिसकी गणनाएं सरलता से की जा सकती है। जिसकी गणनाएं सरलता से की जा सकती है। तो मैथिल मरकरी सेकंड आयन को संदर्भ के रूप में प्रयुक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक प्रारूपी क्या होता है? मृदु अम्ल होता है। यह प्रोटॉन की भांति कैसा होता है? एकल संयोजी होता है, जिसकी गणनाएं सरलता से की जा सकती हैं, आसानी से की जा सकती हैं। इसलिए मैथिल मरकरी सेकंड को किसके रूप में प्रयुक्त करते हैं? संदर्भ के रूप में। इसलिए मैथिल मरकरी सेकंड आयन को किसके रूप में प्रयुक्त करते हैं? संदर्भ के रूप में। क्यों करते हैं? क्योंकि यह एक प्रारूपी मृदु अम्ल है। यह क्या होता है? प्रारूपी मृदु अम्ल होता है। यह प्रोटॉन की भांति कैसा होता है? एकल संयोजी होता है, जिसकी गणनाएं सरलता से की जा सकती हैं। जिसकी गणनाएं हम सरलता से कर सकते हैं। यही कारण है कि मैथिल मरकरी सेकंड आयन को किसके रूप में प्रयुक्त करते हैं? संदर्भ के रूप में। थैंक्स। ये टॉपिक आपका पूरा हो चुका है, एसिड बेस स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। पिछले लेक्चर में रिएक्शन पढ़ी थी, ये उनके निष्कर्ष बता दिए क्या कारण होता है। इसलिए अम्ल क्षारों की कठोरता की इस तरीके से हम अम्ल और क्षारों की कठोरता की क्या कर सकते हैं? सामर्थ्य को ज्ञात कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स।
हेलो, हाँ भैया जी।